हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 11th का। आपने मेरा लास्ट वीडियो को अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और उसके बाद उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या जिसके साथ भी आप करना चाहें, आप उसके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है आपको बेनिफिट दे रही है तो वो उनको भी देगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 1 के बारे में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस तरह से यूज़फुल है, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इन सब से मिलके बना है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI वो रेगुलेटरी बॉडी है जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ को कंट्री में स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड्स को माना जाता है। मतलब वो एक रेगुलेटरी बॉडी है अकाउंटेंसी के ऊपर, जो इस चीज़ को ध्यान देती हैं कि कौन से रूल्स हैं, उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। दे आर द रेगुलेटरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट आता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, उस काम को करने का एक तरीका होता है, राइट? तो उस तरीके को जब हमने समझा, जब आप कोई काम करते हैं उसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है, आप उस चीज़ को एक रूल्स के हिसाब से करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी जो अकाउंटिंग को हमने करना है रूल्स के हिसाब से करना है, राइट? तो अब उन रूल्स को आप प्रिंसिपल्स कह लीजिए, कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, कन्वेंशंस कह लीजिए, पोस्टुलेट्स कह लीजिए, अजम्पशंस कह लीजिए, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल कह लीजिए, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग दे रखे हैं, राइट? अब जैसे यहाँ पे लिखा है द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइंड बाय AICPA। वो लोग क्या कहते हैं इसे? अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? द वर्ड जनरली मीन हेयर अ जनरल मैनर, कि जनरली अकाउंटिंग का जो फाउंडेशन है उसका बेस क्या है, नीचे का बेस, जिस बेस पे वो इस्टेब्लिश्ड है उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल्स, राइट? तो ये कोई एक दिन में नहीं बन गए प्रिंसिपल्स बनने में बहुत वक्त लगता है। और वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूजेज और कस्टम्स। ठीक है, तो बाय प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या होता है कि जब कोई चीज़ एक प्रैक्टिस में आती है तो उस चीज़ को जब वो प्रैक्टिस किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और फिर उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है, उन्हें कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है और कन्वेंशंस कहा जाता है, राइट? तो तो चलिए हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के, ये सारे इसके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, सो ऑन, बाकी सब है। तो चलिए इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का अपना खुद का बिजनेस है तो बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, ओनर एक अलग आइडेंटिटी है। ओके, तो ये दोनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं एंड सेपरेट हैं। समझ रही हैं? डिस्टिंक्ट हैं एंड सेपरेट हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द बिजनेस एंड द ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज द टू सेपरेट एंटिटीज, राइट? अब आता है कि इसका एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस शुरू करना है, उसने अपने पर्सनल सेविंग्स में से 1 लाख रुपीज़ निकाल के अपना बिजनेस में डाल दिया। ओके, अब उसने क्या दिया, अगर आप किसी को उधार देते हैं
तो क्या होता है, वो उस पर्सन की लाइबिलिटी बन जाता है, राइट। हम यहाँ बिजनेस को दे रहे हैं तो क्या हुआ, इट इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। ये क्या होगा, बिजनेस की लाइबिलिटी है किसके प्रति, किसके लिए, ओनर के लिए, राइट। वन सेपरेट एंटिटी इज एज्यूम्ड टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी। देखिए कितने साफ साफ समझाया गया है। वन सेपरेट एंटिटी कौन है, ओनर, इज एज्यूम्ड टू बी गिविंग मनी टू द अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी दैट इज बिजनेस। ओके, तो आपने क्या आपने अभी कौन सी टर्म सीखी, लाइबिलिटी। जब बिजनेस में कोई, जब पर्सन ने, चाहे वो कोई भी हो, उसने बिजनेस में अगर डाली है, उसमें अमाउंट डाला है, उसने बिजनेस ने किसी से उधार लिया, जैसे किसी पर्सन ने किसी से उधार लिया, आप बिजनेस को भी वैसे सोचिए, बिजनेस ने किसी से उधार लिया तो वो उसकी क्या है, कर्ज है, लाइबिलिटी है, एक दिन वापस तो करना ही है ना। जो चीज़ वापस करनी है बिजनेस ने एक दिन, ओके, लाइबिलिटी है, राइट। अब मान लीजिए ओनर ने विड्रॉ कर ली सारी मनी, सॉरी कुछ मनी, लाइक यहाँ लिखा है जैसे ओनर विड्रॉज एनी मनी, ठीक है ना, कुछ भी मनी उसने डाली, पूरी डाले, आधी निकाले, कुछ भी निकाले, फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, उसने उसके कुछ अपने पर्सनल खर्चे होंगे, उसके जो भी पर्सनल खर्चे होंगे, उसके घर के खर्चे होंगे, उसके बिजली का बिल है, जो भी उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्राइंग। क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो भी ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से उस अमाउंट को निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ही है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालना, ओके। तो लेकिन अब उसने तो ड्राइंग्स कर लिया, लेकिन बिजनेस के लिए क्या हुआ, उसके पास जो ओनर का जो कैपिटल था उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपीज़ डाला था, उसमें से 15,000 निकाल लिया तो कितना रह गया, 85,000। तो अभी इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, बिजनेस की लाइबिलिटीज हो जाएंगी रिडक्शन ऑफ 15,000, तो इसकी टोटल लाइबिलिटी होगी 85,000, राइट। तो इस तरह से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है, उसने कब निकाला, कितना डाला। तो ये अब आपने क्या क्या समझा, एक लाइबिलिटीज टर्म समझी और एक ड्राइंग सीखा, ठीक है, ठीक है ना। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द, जो भी उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगी वो कुछ भी करे, उसने निकाल लिया, दैट्स इट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड्स, क्लियर। जब तक बिजनेस में कुछ आता नहीं, किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है, हमें सिर्फ उसी से मतलब है अकाउंट्स में, राइट। अब नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि कोई भी चीज़ होगी, ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिसमें इन टर्म्स ऑफ मनी उसे हम काउंट करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आप कुछ परचेज़ करके लाते हैं, तो आपको कोई फ्री में तो कोई देगा नहीं, राइट। आप कुछ भी खरीदो, आप अपना ड्रेस खरीदेंगे, ग्रोसरी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, राइट। तो वो एक ट्रांजैक्शन होती है, आपने कुछ क्लोथ्स खरीदे, आपने मनी दिया, तो ये क्या है, अगर सिंपल लाइफ में देखें तो ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। उसने सेल ऑफ गुड्स किया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, ट्रांजैक्शन है, किस में होगी, खर्चा किस में पेमेंट किया जाएगा, बिजनेस अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करेगा, मनी में पे करेगा। रिसिप्ट ऑफ इनकम, उसको कहीं से प्रॉफिट हुआ, उसी को इनकम आ रही है, वो कैसे होगी, अपना उसमें मनी में होगी, राइट। तो ये क्या होगी और किस में रिकॉर्ड की जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। हाँ जी, तो क्या हुआ कि 10,000 जो है 5 ईयर्स के लिए चार्ज किया जाएगा एवरी ईयर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि अगर विजिबिलिटी नहीं है कंपनी की कंटिन्यूशन की, तो क्या करेंगे, 50,000 एवरी इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि
जो किस स्पैन ऑफ टाइम के लिए एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट अर्न किया गया, प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो हमने अकाउंट्स बनाने हैं वो किस टाइम पीरियड के लिए बनाने, किस इंटरवल के लिए बनाने हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इसमें क्या होते हैं 12 मंथ्स के लिए हम अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम अपना ये अकाउंटिंग का सारा इंफॉर्मेशन अकाउंट्स बनाते हैं। इन कंपनीज, ये जो कंपनीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिन कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं उनको एवरी क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स फाइनेंशियल पोजीशन को आगे पब्लिश करना होता है एवरी 3 मंथ्स में। इससे क्या होता है कि जो यूज़र्स हैं, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये पता चल सके कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन साउंड चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि 1 ईयर बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, शेयर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है। इसलिए उन लोगों को 3 मंथ्स में अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स को आगे पब्लिश करना पड़ता है यूज़र्स के लिए। ओके, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो भी एसेट्स कंपनी परचेज करती है उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है एट देयर परचेज प्राइस, इवन आफ्टर 2 ईयर्स, इवन आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, तो वो परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड होता है। जैसे अब इसमें एग्जांपल दे रखा कि शिवा एंटरप्राइज ने 50 लाख रुपीज़ का ओल्ड प्लांट परचेज किया, तो वो जो है उसी प्राइस पे ही है, लेकिन उसके साथ टिल द टाइम एंट्री इज़ डन, जब तक एंट्री डन होती है बुक्स के अंदर, उसके साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्राइस होगा, जो रिपेयर होगा या फिर जो इंस्टॉलेशन का प्राइस है, इन तीनों को अगर हम टोटल करते हैं दैट विल कम टू 50,000। तो उस मशीन का कॉस्ट जब हम एंटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो वो 50,50,000 रिकॉर्ड होगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत हिस्टोरिकल है नेचर में। अगर आप जितनी भी कोई असेट परचेज करते हैं जिस प्राइस पे, वो आपको वो उसी प्राइस पर चलती रहती है। ये एक लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट का कि इसके अंदर इट डज नॉट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस। कि हो सकता है कि आज जो असेट 1 करोड़ का है, कल वो 10 सालों के बाद 2 करोड़ का हो जाए, बट इसके अंदर वो चीज़ शो नहीं होती है। इसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि लिखिए ये लास्ट में लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट at which the asset can be replaced and higher than the value at which these are shown in the books of account, leading to hidden profits। तो ये एक तरह से हिडन प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स में 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में ही 10 साल बाद भी लिखी जा रही है। ये इसका एक लिमिटेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है 2-fold इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में इसके अंदर 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ रुपीज़ 50 lakhs। ओके, तो उसमें उसने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपीज़, तो 50 लाख से क्या हुआ, कैश आ गया बिजनेस में, राइट। तो उससे क्या हो गया, इंक्रीज इन द असेट, उसका असेट में इंक्रीज हो गया, कैश इफेक्ट हुआ बिजनेस का। एट द सेम टाइम द ओनर्स इक्विटी और कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट। जो ओनर का इक्विटी है, उसका जो कैपिटल है, तो वो भी इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट्स बनेंगे और एक जनरल एंट्री भी इसकी पास होगी 50 लाख से। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गुड्स परचेज की हैं 10 लाख की कैश पर, तो जो 10 लाख की कैश पर जो गुड्स उसने परचेज की हैं, इससे उसका असेट तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उससे उसका कैश कम हो गया। 30 लाख का था उसके पास टोटल कैश, 10 लाख का होगा या 50 लाख का होगा, उसने उसमें से 10 लाख का कैश यूज़ कर लिया, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, वो कैश अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, और मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, वो बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इफेक्ट होगी, कैश कम हुआ, कैश अकाउंट एंड असेट अकाउंट। सो इट्स अ डुअल इफेक्ट।
आप अगर मान लीजिए किसी शॉप पे जाएंगे, आप कुछ सामान खरीदते हैं, कोई ग्रोसरी खरीदते हैं, राइट। आप ग्रोसरी तो खरीदते हैं, आपने वेजिटेबल्स खरीद लिया, लेकिन क्या होगा, आपके पास से कैश तो कम हो गया ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने ध्यान दी, आपने वेजिटेबल ले लिया लेकिन कैश दे दिया, राइट। तो दो, दिस इज़ जस्ट अ कॉमन लाइफ एग्जांपल, उसी से मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम अगर देखें कि जो इससे हम एक इफ़ेक्ट निकाल के लेकर आते हैं, एक प्रिंसिपल निकलता है, डुअलिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। डुअलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, असेट्स का मतलब इस बिज़नेस में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, लैंड, बिल्डिंग, कैश, गुड्स, कैपिटल, एनीथिंग, जो भी पड़ा है, ऑनर्स कैपिटल, एवरीथिंग, वो है बिजनेस का असेट, लेकिन इज इक्वल टू उसका खुद का कैपिटल और बाहर वालों का कैपिटल। मतलब जो बाहर वाला का कैपिटल है वो क्या है, लाइबिलिटीज़, राइट, प्लस उसका जो खुद का कैपिटल है वो है कैपिटल। तो उसका जो टोटल बिजनेस बना है, या तो खुद के पैसे से बना है या उधार लेकर बना है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, राइट, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा दैट ऑफ आउटसाइडर, क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स इक्विटी, एंड उसकी इक्विटी है क्रेडिटर्स की जिससे उसने उधार लिया, और कैपिटल क्या होती है, ओनर की इक्विटी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि रिवेन्यू एक बिजनेस का रिकॉर्ड होता है, इंक्लूड होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जब वो रियलाइज़ हो जाता है। मान लो आपने किसी को गुड्स दी उधार पर, राइट, आपने 15,000 की दी, अब आपको वो कैश अभी तक आया नहीं है, जब तक आपको रिसीव नहीं होगा उस चीज़ को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं, क्या होता है, एक होता है रिवेन्यू और दूसरा होता है व्हेन द रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड। रिवेन्यू का मतलब जब आपको पैसे मिल गए, रिवेन्यू इज़ द ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड यूज बाय अदर्स इन द एंटरप्राइजेस सोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ एंड डिविडेंड। क्या होता है कि कंपनी भी ने भी कई कई जगह पे इन्वेस्ट कर रखा होता है, तो जैसे मान लो किसी कंपनी ने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट की इनकम क्या होगी, वो उसके लिए रिवेन्यू है, उसका इनकम होगा, ठीक है। उसको कोई डिविडेंड, उसने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा तो उसका डिविडेंड उसके लिए प्रॉफिट है। उसकी जो रॉयल्टी है, उसने कहीं पे कुछ लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, उसकी रॉयल्टी उसको आती है, तो वो रॉयल्टी क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसका प्रॉफिट। सेकंड चीज़ आती है रिवेन्यू इज़ एज्यूम टू बी रियलाइज्ड। रिवेन्यू को तब एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। मतलब क्या होता है कि जब एक लीगल राइट मिल जाता है इससे आने के लिए, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। जब गुड्स सोल्ड हो गई हैं, सर्विसेज दी जा चुकी हैं, क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज द रिवेन्यू ऑन द डे सेल्स आर मेड एंड नोट व्हेन मनी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। जो क्रेडिट सेल्स होती हैं वो सिर्फ यही है कि उसके अंदर से रिवेन्यू उनको वो डे सेल्स में काउंट होता है, लेकिन ये काउंट नहीं किया जाता कि मनी उसको रिसीव हुई। जैसे रेंट है, ठीक है ना, अब मार्च का रेंट आता है अप्रैल में, विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, ठीक है, एंडिंग 31 मार्च एंड नोट ऑन टू द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग विथ अप्रैल 2017। अप्रैल का, मार्च का जो रेंट होगा वो मार्च में ही काउंट होगा, चाहे वो अप्रैल में आ रहा है। ओके, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में होता है कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, तो मुझे ये भी देखना होगा कि उस टाइम पे, उस टाइम से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस हैं, उस टाइम से रिलेटेड कितनी सेल्स है, तभी मैं उस टाइम पीरियड का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल पाऊँगी। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एक्सपेंस इज़ रिकॉग्नाइज नॉट व्हेन कैश इज़ पेड। एक एक्सपेंस तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता है व्हेन कैश इज़ पेड एंड बट व्हेन एसेट हैज़ बीन यूज टू जनरेट रिवेन्यू। ओके, जब उसको यूज़ किया जाता है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जैसे हम सैलरीज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू दैट टाइम पीरियड। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रिवेन्यू। ये कैसे किया जाता है उस टाइम पीरियड का, वो हम बता रहे हैं।
While ascertaining the profit and loss of an accounting year, वी शुड नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस। हमें पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए 2 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है या 1.5 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं लेना। जितने टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, हमने उतने ही टाइम पीरियड का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लेना है। ओके और उसमें से या फिर ये देखिए, बट कंसिडर ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है ना, जितना उस टाइम पीरियड में सोल्ड हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सोल्ड हुआ है उस टाइम पीरियड में हमने उसको एज्यूम करना है। फॉर दिस पर्पज द कॉस्ट ऑफ अन गुड्स सोल्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स को में से कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो नहीं बिकी, अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगे। मान लो आपके पास 100 आइटम्स हैं, उसमें से अगर 50 आइटम्स बिक गई हैं, 50 आइटम्स अनसोल्ड हैं, तो उसमें से जितनी बिक गई होंगी, जितनी सोल्ड हो गई हैं, वो कितनी रहेगी? 50 आइटम्स। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोड्यूस्ड में से जितनी बनाई गई हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स को हमें माइनस कर देना है। तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में आता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है उसका यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स और बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, ड्राइव करते हैं अकाउंटिंग को मेंटेन करके, उसका पर्पस ही यही होता है कि उसके कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए देख रही हैं, उस बिज़नेस को लोन देने के लिए सोच रही हैं। तो ऐसी सभी पार्टीज़ के लिए, वो बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, बोरोवर्स हो सकते हैं, दे कुड बी एनीबडी। ओके, इसलिए फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स ऑल द मटेरियल्स एंड रेलिवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है उससे क्या करते हैं, उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। राइट, कंक्लूज़न निकालते हैं कि एक एंटरप्राइज, एक कंपनी किस तरह से काम कर रही है। वो जो कंक्लूज़न होता है उसको हम कंपैरिजन मोड में भी देख सकते हैं, जैसे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए YOY, ईयर ऑन ईयर, आपने देखा होगा ना शेयर मार्केट में होता है कि ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने चेंज ऑफ परसेंटेज आया, उसे पहले से कंपेयर किया जाता है। अगर ज़्यादा होता है तो इमीडिएटली शेयर बूम कर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इंटर फर्म्स और इंटर पीरियड जो होते हैं कंपैरिजन्स होते हैं। तो जैसे एक इन्वेस्टर को अगर जानना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह से है करंट ईयर का एज़ पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वो क्या करेगा, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखेगा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब कुछ यूज़ करता है। जैसे अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दे रखा है कि इन द 2 years आर डिफरेंट, तो प्रॉफिट फिगर विल नॉट बी कंपेरेबल। ओके, बिकॉज द मेथड अडप्टेड, एक साल में उसका ये भी तरीका, ये भी चीज़ होती है कि एक साल में डेप्रिसिएशन का दूसरा तरीका लगाया गया, दूसरे साल में दूसरा लगाया गया, तो उस वजह से भी ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को, कंपैरिजन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस, ये पर्सनल बायस को और एलिमिनेट कर देती है और हम अच्छे से रिजल्ट्स को निकाल पाते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड बट ऑल लॉसेस। अगर प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी को हार्म नहीं कर रहा। अगर नहीं आया तो नहीं, लेकिन अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा, उसके प्रॉफिट्स को कम नहीं कर रहा। लेकिन अगर लॉसेस हो सकते हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसका हम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट को कम कर सकता है। एनीथिंग, क्योंकि लॉसेस हार्म कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो वो प्रॉफिट्स को कम नहीं कर रहा, उसको हार्म नहीं कर रहा। राइट, तो इसमें क्या होगा
इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो इसमें क्या होगा कि हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। ऐसे डेब्ट्स जो हमें आने वाले टाइम में जिसमें डाउटफुल है उसका भी एक अलग से अकाउंट बनेगा। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, जिन कस्टमर को हमने डिस्काउंट देना है उनसे मे बी जो लेंडिंग मनी है, जो उनको हमने स्टॉक बेचा है वो अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए या किसी भी तरह से अपने स्टॉक निकालने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉस टू द कंपनी, राइट। तो वो जो है, जैसे कई बार आप सेल वगैरह देखते हैं डिस्काउंट्स वगैरह की, तो वो भी क्या है, एक तरह का लॉस ही है कंपनी को, वो पूरा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही, तो उसका भी अकाउंट होगा। राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज हैड फॉलन डाउन, ठीक है, स्टॉक क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस पर ही शो करेगा। बट इफ़ द मार्केट वैल्यू हैज़ गॉन अप, तो गेन रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि स्टॉक सोल्ड ना हो जाए, राइट। हम गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन लॉसेस के लिए अलर्ट रहता है बिजनेस, चाहे उसके लिए उसको एक अलग से अकाउंट बनाना हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनवाना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए अलर्ट रहता है बिजनेस। देखिए, दिस मे बी रिफ्लेक्टिंग अ जनरली पेसिमिस्ट एटीट्यूड। ये क्या है, पेसिमिस्ट एटीट्यूड होता है जो अडॉप्ट करते हैं अकाउंटेंट अबाउट द इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स अगेंस्ट एन अनवांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म्स एसेट, कि कोई इसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से इट इज़ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डिस्करेज, इट लीड्स टू हिडन प्रॉफिट्स। क्या होते हैं, अगर मान लीजिए एक वो इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, वो सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू जा रही है ऊपर, वो उसको शो नहीं करती, लेकिन अगर नीचे आ रही है तो लॉसेस को दिखाया जाता है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में होता है कि अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। मान लीजिए क्योंकि पेंसिल, इरेजर, स्टॉक्स वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों को एज एन एसेट नहीं माना जाता है। अगर कोई स्टेशनरी है तो उसको असेट माना जाता है। तो एफर्ट्स इसके ऊपर वेस्ट ना करते हुए जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जैसे मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ थिएटर, अगर आप एडिशनल कैपेसिटी लगा रहे हैं, 100 की जगह 150 लोग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर 50 पीपल आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो उससे क्या होगा कि उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका आउटपुट आएगा, तो उसके लिए तो वो क्या है, एक मटेरियल फैक्ट है। तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड किया जाता है जो भी डाटा दैट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द अकाउंटेंट्स एंड अदर्स। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर हमें वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने कहा कि मशीनरी आपने परचेज़ की 10 लाख की आई, अगर 10 लाख की आई तो उसका रिसिप्ट दिखाइए, राइट। तो उसका क्या होगा, उसका जो रिसिप्ट होगा वो क्या होगा, उसका वो एक प्रूफ है, राइट। आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है या कोई चीज़ बेची है तो उसका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एक तरह से एविडेंस हो गया कि आपने इतने में चीज़ खरीदी है, इतने में ये बेची है। तो अगर सेम इज़ परचेज ऑन क्रेडिट और सेम इज़ परचेज ऑन कैश, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइस। क्या बोलते हैं, कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान। ओके, तो ये जो चीज़ है वो एज अ प्रूफ होती है, ठीक है। ये चीज़ एज अ प्रूफ होती है कि हाँ आपने इतने में परचेज़ की है, तो उससे उसकी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये डुअल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर 2 अकाउंट्स बनते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन के हर एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करता है। कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे, प्लस जितने भी अकाउंट्स इफ़ेक्ट होंगे, जैसे दोनों अकाउंट्स इफ़ेक्ट होंगे तो उन दोनों अकाउंट्स का अलग अलग अकाउंट भी बनाया जाएगा। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सिस्टम है, जिससे क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड जो है बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। क्योंकि पहले सिंगल एंट्री सिस्टम आता था, वो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं आता था। उसका जो सेकंड एस्पेक्ट है
वो काउंट ही नहीं होता था, इसलिए उसमें फ्रॉड्स के गुंजाइश होती थी। इस वजह से डबल एंट्री सिस्टम फिर इन्वेंट हुआ। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। दो बेसिस हैं, इसके दो अप्रोचेस हैं। एक है कैश बेसिस, एक है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेस कैश बेसिस में क्या होता है कि जो एंट्री मान लीजिए व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड, जब मान लीजिए कैश रिसीव्ड हुआ उस बेसिस पे की जाएगी, एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू, लाइक एज इन ऑफिस रेंट is paid in is due for the month of दिसंबर 2014, बट वो पे किया गया नेक्स्ट मंथ में जनवरी 2015। तो बुक्स में जब वो रिकॉर्ड होगा कैश बेसिस पे, कैश बेसिस का मतलब हुआ जब कैश आया अकाउंट्स में तो वो इन जनवरी 2015 रिकॉर्ड होगा। एक बेसिस है कैश बेसिस, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स जो है जनवरी 2015 की हैं, ओके, एंड बट से इन अप्रैल उसकी रिसीविंग हो रही है, तो कैश बेसिस जो अकाउंट का सिस्टम होता है उसके अंदर उसको अप्रैल में काउंट किया जाएगा। अब ये सिस्टम भी एक इनअप्रोप्रिएट सिस्टम है, क्योंकि इससे उस टाइम पीरियड की जो अर्निंग है, जनवरी की जो अर्निंग है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें जनवरी का जो प्रॉफिट है वो जनवरी में शो नहीं हो रहा, अप्रैल में शो हो रहा है, क्योंकि वो होना चाहिए था जनवरी में ही शो। और इस वजह से जो है ये कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आता है एक्रूवल बेसिस, और ये मैचिंग जो कैश बेसिस सिस्टम है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करता, जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जो रिवेन्यू और कॉस्ट हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं, दे अकर रादर व्हेन दे आर पेड, जब वो ड्यू होते हैं, जब उनका पेमेंट होना चाहिए, जब वो अकाउंटिंग के इफेक्ट में आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को काउंट होता है रादर देन वो 1 महीने बाद पे हो रहा है, 2 महीने बाद पे हो रहा है, या 4 महीने बाद पे हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि डिस्टिंक्शन बन जाता है बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश, ओके, एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये उसके ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्या है? हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इन सब की ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत इसलिए है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले बनाए किसने? एक प्रोफेशनल बॉडी है जो सबके ऊपर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, अकाउंटिंग के ऊपर है, दैट इज़ ICAI, जो एवरी इन आर कंट्री, जो हमारी कंट्री में है। सेकेंडली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूएशन के नॉर्म्स हैं और डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके ऊपर ये पिलर खड़ा हुआ है अकाउंटिंग का। अब इसकी नीड क्या है? नीड इसलिए होती है वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एलिमिनेट करता है ये वेरियस वेरिएशंस को, ओके, डिस्क्लोजर्स ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, सब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। उसके बाद आती है कंपैरेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था, YOY, इंटर एंड इंट्रा कंपनीज, मतलब कंपनी के अंदर आप YOY देख सकते हैं, क्वार्टर देख सकते हैं, और इंट्रा कंपनीज का मतलब हो गया जैसे एक जैसी सेम वाली कंपनीज होगी, जैसे IT की जब सेम कंपनीज होगी, उनके बीच में डिफरेंस आपको प्रॉफिट से पता चल जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अकाउंटिंग के भी ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट है और सारी कंपनीज एक ही ट्रीटमेंट को अप्लाई करती हैं। कभी कोई कंपनी किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, तो उससे एक इफेक्टिव कंपैरिजन नहीं निकल पाता। सेकंड होता है फेल टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। कैन नॉट override the statute, or the standards are required to be framed within the ambit of prevailing status। नेक्स्ट आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट जो एक सिंगल पर्सन की होती है, पार्टनरशिप फर्म जो एक से ज़्यादा लोग जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, सोसाइटीज़ हो गई, ट्रस्ट हो गए, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, कंपनीज़ होगी, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम,
ये सब हो गए। तो ये इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नीड फॉर IFRS। IFRS क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक डिसीजंस भी लेने होते हैं, एक कंट्री वाइज डिसीजंस लेने होते हैं, इकोनॉमिक किसकी सही जा रही है, तो उसमें भी ये चीज़ें एज अ लिमिटेशन बन जाती हैं कि हर कंट्री वाइज कौन सी कंट्री किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, दूसरी कंट्री दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो IFRS क्या करती है, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन कर देती है कि एक बैलेंस कर देती है और एक रिस्ट्रिक्ट करती है यूनिफॉर्मिटी को और उस सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि वो उसको बैलेंस करती है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी गई है टाइटल्स की, इंड AS एंड AS की। जो इंड AS क्या होता है कि एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एक तो IFRS है और एक है इसके अंदर इंड AS के अंदर क्या होगा कि जो कॉरपोरेट अफेयर्स होते हैं कंट्री वाइज मिनिस्ट्री के, उसमें बहुत सारी रेंज होती है जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है। ये इसका पूरा का पूरा लिस्ट है। ओके तो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, जो हमारी कंट्री में 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा पहले। तो GST का मतलब क्या है, एक ऐसा टैक्स जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो गुड्स जा रही हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, कितनी दूर जा रही हैं, और ये जो टैक्स लगता है ये लगता है ऑन फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। मतलब मैन्युफैक्चर से लेके जो फाइनल कंजम्पशन होती है, जब तक कि टैक्स पे नहीं हो जाते ये तब तक उसके बीच के सारे टैक्सेस आते हैं। इन अ नटशेल इसमें क्या होता है कि ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स जो है बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, वो जो है उसी को हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में क्या होगा कि इसके अंदर 2 सेट ऑफ टैक्सेस लगते हैं, एक होता है सेंटर वाइज, एक होता है स्टेट वाइज। तो सेंट्रल एंड स्टेट का जो एक कॉमन टैक्स बेस होता है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक CGST, SGST एंड CGST। इसमें क्या लगा है, इसमें क्या मतलब है इसका, सॉरी 2 कॉन्सेप्ट है, CGST एंड SGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कलेक्ट करते हैं अंडर CGST विल कॉन्स्टिट्यूट द रिवेन्यूज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ओके। और उसके बाद जो होगा जिसके अंदर आएगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आएगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स आएगा। इसके बाद आता है SGST जो रिवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ओके। जो IGST होता है उसके अंदर आएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो रिवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST होता है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली GST का बहुत ही अच्छे से इन्होंने एग्जाम क्लियर कट बताया गया है। जैसे हमारे ये जो सारे टैक्सेस है डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आता है इनकम टैक्स तो आता ही है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोल, लग्जरी टैक्स, इन सब को एक ही चीज़, एक टैक्स ने रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ GST। GST क्या है, एक कॉमन लॉ है, एक प्रोसीजर है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश का एक ही टैक्स है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जैसे कि मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट, जो सेम रेट पे लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर, विद बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब ये आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2 से ज़्यादा नहीं होता। दिस इज़ नॉट स्कोप ऑफ लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, इन सब का इसमें कोई रोल नहीं होता जब GST आता है। तो दिस इज़ नो मिनिमम लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल टैक्स वगैरह नहीं आते हैं, ओके। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं GST के, इससे रिड्यूसेस होता है कंप्लायंस कॉस्ट, रिड्यूस होता है, इसका मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वो एलिमिनेट होके एक ही टैक्स बन गया। इससे इन्हेंस होता है, बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ता है। GST से क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव एज आ गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो हम कंट्री में इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं।
जीएसटी के अब आगे 2 सिस्टम्स हैं, एक है इंट्रा स्टेट, एक है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी लगता है एंड एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट में सिर्फ आईजीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे लगाती हैं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में क्या होता है कि सीजीएसटी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इट्स वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी इसका सब ये आगे इसके नोट्स दे रखे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम फील होती है, अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आए, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। जब कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं उसका डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ जो मैं सारे चैप्टर्स के बनाऊँगी वो आपको मिल पाएँ। और आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।